जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है एक लेक्चर हो गया था और आपको एक लेक्चर इससे पहले मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंजिंग क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होते हैं, एनोड और कैथोड पे जो है क्या निकलेगी, कौन सी गैस या क्या डिपॉजिट होगी, ये सब बता दिया था। और अब जो है आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाने जा रहा हूँ फैराडेज लॉ। तो फैराडे जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ, और देखते हैं फैराडे लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे साहब ने 2 लॉ दिया था, तो फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक एनोड हो और एक कैथोड होता है। इसमें अगर आप करंट पास करेंगे, अगर मान लो ये एनोड है और ये कैथोड है, ये पॉजिटिव होती है रॉड, ये निगेटिव होती है, और इसमें आपने जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे NaCl है, Al2O3 इसमें डाल देंगे, तो जब आप करंट इसमें पास करते हैं इसमें आएगी और स्विच ऑन कर देंगे तो इसमें लिसिस होगी। उसके बाद में जो है एनोड और कैथोड्स पे कोई गैस भी निकलेगी या कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होंगे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है कि जब आप इसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड या कैथोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, यानी W की बात करें तो करें द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड at electrodes at the electrodes is directly proportional to the amount of electricity is passed through it, यानी आप जिसमें कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कि इसके इलेक्ट्रोड यानी एनोड या कैथोड पे कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होगा, यानी W इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q कह सकते हैं। और इसमें अगर W इसका प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है Z और ये आता है Q, और Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। Z जो कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। अगर आप Q इक्वल टू आप जानते हैं बच्चों, Q इक्वल टू IT होता है, तो W इक्वल टू अगर इसको आप हटाएंगे तो ZIT हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें अगर आप कितना चार्ज पास करते हैं या करंट पास करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज की बात करते हैं Q से। अगर आपके Q पास कर रहे हैं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q क्या हो गया, तो W क्या है कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कितना डिपॉजिट, कहेंगे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस या वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये ग्राम में होती है तो इसको आप ग्राम में लेंगे। ठीक है, जेट के बारे में बता दिए हैं। I इक्वल टू जो होता है करंट होती है जिसे एम्पियर में लेते हैं, करंट होगी, इसको किस में लेंगे, एम्पियर में। एम्पियर में लेते हैं। T इक्वल टी जो है टाइम है, समय की बात करते हैं, अगर इसको सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका फैराडे फर्स्ट लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे जो है आप जो है क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो इसको क्वेश्चन करा के देखते हैं जो है। बच्चों ये सवाल कह रहा है व्हाट करंट टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकंड, यानी T दिया है इतना सेकंड,
कह रहा है फॉर द डिपोजिशन ऑफ सर्टेन वेट्स ऑफ द मेटल विच इज़ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी आपसे कह रहा है कि जो वेट है, यानी जो कह रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए। यानी हम क्या करें, तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, W होता है ZIT। ये कह रहा है कि हम कितना करंट पास करें कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इक्वल करके देख लेते हैं। तो W/Z हो जाएगा I/T, इसकी वैल्यू बराबर है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी रखेंगे, अगर मान लो 2 रखते हैं, ये भी 2 तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। और ये हो जाएगा I हमारा दिया है, नहीं I पूछ रहा है तो I निकाल लीजिए, T दिया है कितना 0.25, तो हम कह रहे हैं कि I=1/0.25, ये है, घटाएंगे तो 4 बार जाएगा। यानी अगर हम इसमें 4 एम्पियर करंट पास कर देंगे तब W और Z की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो 4 एम्पियर ये है। तो ये सवाल था कि व्हाट करंट भी पास, कितना करंट हम पास कर दें 0.25 सेकंड के लिए कि ये दोनों W और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल हो जाए। तो इन दोनों इक्वल मार के देख लेते, मान लिया कि इक्वल है, तो I=4 एम्पियर आ जाएगा। अब इस फार्मूले में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 एम्पियर की करंट पास करते हैं 1 सेकंड के लिए तो W और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब भी इक्वल हो जाती है। ये एक डिफिनेशन भी कह सकते हैं कि इफ़ 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड देन वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, ये भी कह सकते हैं। यानी W और Z की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये है W=ZIT, ये फैराडे फर्स्ट लॉ था। अब आती है फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ में कुछ डायग्राम टाइप के हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर उसके बाद में जो है दिखाते हैं। तो फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे साहब ने किया क्या था कि बच्चों इन्होंने सीरीज क्रम में कई सारे जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जोड़ दिए थे। जैसे मान लो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है और तीसरा सेल ये है, और इनको जो है मान लो एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, ऐसे करके इनको ने जोड़ दिया। या आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे जोड़ दो सबको, यानी कंप्लीट बना दो, और इसको किसी बैटरी से जोड़ दो। ये A है, इसमें करंट पास करेंगे, ये V है और ये C है, और इसमें जो है आपने 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेके इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। तो सीरीज में होगा तो जो भी करंट इसमें आएगा और सब में सेम जाएगा, ठीक है, सब में यानी करंट सेम जाएगा। तो एक चीज़, और समय आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप करंट और सब में सेम जाएगा और समय टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तो इनका जो है ए का जो है वेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी इक्विवेलेंट के। इसका भी यही होगा, इसका जो V का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, और इनका जो C वाला होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके C के हो जाएगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे कि when same quantity of electricity is passed, when same quantity of electricity is passed through solution of different
इलेक्ट्रोलिटिक, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द सेम टाइम, then mass deposited on different electrodes is directly proportional to their equivalents। क्या किया आपने? सेम किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। तो देखो भाई, जो करंट इसमें आएगी या क्यू आएगी, इसमें क्या होगा? सेम आएगा। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट, अलग अलग हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेम टाइम। ये देखो, टाइम भी क्या होना चाहिए? सबका सेम। अगर मान लो इसमें करंट 1 एम्पियर पास कर रहे हैं और t इक्वल टू कह दिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड सब में करंट जाएगी सेकंड के लिए। तो देन मास डिपॉजिटेड, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, तो कह रहा दी मास डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये सब अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट्स, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के, ये रहा। या आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं ORR करके कि ग्राम इनके जो है इलेक्ट्रोड्स। बच्चों, जो ये लाइन मैंने लास्ट में लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड मस्ट बी सेम। अब इसी फंडे से मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा कि जितने भी अगर आपके ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, यानी आपके अलग अलग जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको एक फंडा ध्यान रखना होगा कि इन पे सब पे जो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा अलग अलग इलेक्ट्रोड पे मस्ट बी सेम, यानी ये सेम होगा। तो अगर हम ये बात कहते हैं, अभी मैंने बताया इसके लिए कि WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EA के, इसके लिए मैंने बताया कि इसके लिए कि WV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EV के, और इसके लिए मैंने बताया कि WC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो तो बराबर कर दो। तो हम क्या कहेंगे? ये WA अपॉन EA, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। ये बराबर होगा इसके WV अपॉन EV के, ये बराबर होंगे WC अपॉन EC के लिए, यानी सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। इसी फंडे से मैं क्वेश्चंस पूरा लगवाऊंगा। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, अभी मैंने क्या पढ़ाया, W इक्वल टू होता है ZIT। तो अगर हमें अलग अलग के लिए ना हो, जैसे मान लो कि ये इसके लिए, इन दो सेल के लिए मैं खाली कंपेयर करना चाहता हूँ, तो दो के लिए कंपेयर कर लो। तो देखो भाई, इसमें क्या होगा? करंट आएगी जो सब में जाएगी, सेम जाएगी, टाइम भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा? सेम सबके लिए, क्योंकि अगर आप 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी मानेंगे सब में करंट जाएगी, तो यानी आई और सेम हो जाएगा। तो खाली डिफरेंस क्या रहेगा? अगर हम इन दो के लिए कंपेयर करते हैं, इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो क्या हो जाएगा? W जहाँ A कह रहे हैं उसको हमने 1 मान लिया, और ये होगा Z, तो हो जाएगा IT। दूसरे के लिए हम दो को खाली कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसको हम W2 कह लें तो क्या हो जाएगा? IT। तो आप देखते हैं, अगर हम इसको रखते हैं W अपॉन E के बारे में कहते हैं, तो ये रहा, इसको हम फर्स्ट मान लिए हैं, इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान, जैसे A माने थे इसे फर्स्ट मान लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z,
और ये फर्स्ट है तो ये I, तो W1 हो जाएगा ZIT अपान, इसको A माने हैं तो इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया हूँ। ये क्या हो जाएगा Z2IT अपान E2, ये रहा। तो I और T ये सेम है, सबके लिए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका Z1 अपान E1 इजकल टू, ये हो जाएगा Z2 अपान E2। ये आप इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप Z2 को इधर ले आइए तो Z, या आप इसको चाहें तो कम पलट सकते हैं, E1 अपान Z1 कह सकते हैं, E1 अपान Z1 इजकल टू E2 अपान Z2। ऐसे आप कह सकते हैं E3 अपान Z3, E4 अपान Z4, ऐसे होता जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक तरह का अगर इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि E अपान Z बराबर एक तरह कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट्स। इसी को तो क्या बोलेंगे, फैराडेस कांस्टेंट्स। ये रहा, तो इसको फैराडेस कांस्टेंट कह सकते हैं E अपान Z को, यानी F कहेंगे और एक तरह का F फैराडे कांस्टेंट्स है। तो हम इसी फंडे से आपको लगाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अगर इस फंडे से लगाते हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो बच्चों ये तो रहा थ्योरेटिकली बातें, कैसे सवाल लगाएंगे। एक मैं यहाँ ट्रिक लिखता हूँ सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत समझ लोगे तो तीर मार दोगे। आपको इतना समझना है कि अगर हम इसमें करंट पास करते हैं तो इसका मतलब होता है सब सीरीज क्रम में है तो जो करंट यहाँ आएगी वो सब में करंट ऐसे जाएगी। इसमें लिसिस होगा, इसके इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड होंगे, एनोड कैथोड होंगे, यानी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी। तो आपको तो चार्ज सेम पास किया, ठीक है, समय सेम कर लिया, तो क्या चीज़ मिला, सिर्फ Z और W और E मिला। तो इनका वेट्स और इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने W अपान E कह दिया दूसरे में कि अगर इसमें होती है सीरीज करंट में तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा। अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा तो इस लाइन से आपके सब क्वेश्चंस लग जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, और इसी फंडे को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम होते हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिखूँगा और इसी ट्रिक को मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं, और बच्चों जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसी को समझ लो, आपके सब सवाल लग जाएंगे। यही है खेल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है। तो आप कहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या कहेंगे, W अपान E, ये फार्मूला सुना होगा, इसको कहेंगे NV ml अपान 1000। याद करो मैंने इन दोनों को मिला के आपको नॉर्मेलिटी निकाला था। यही चीज़ बराबर कर दीजिए Q अपान F से, और यही Q अपान F इजकल टू Q बराबर होता है IT, चेंज कर लीजिए, अपान F बराबर होता है 96,500 कूलाम के। बराबर कर दीजिए वैल्यूम्स अपान इक्विवेलेंट वैल्यूम बराबर कर दीजिए, ठीक है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर्स। इतना चीज़ आप इक्वल कर लीजिए, आपके सब सवाल लग जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको एक डिब्बे में कर दिया। ये सब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। 3-4 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे वैल्यूम वन इक्विवेलेंट वैल्यूम्स। तो इक्विवेलेंट वैल्यूम्स किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन्स के लिए, फॉर एक्स के लिए, एक्स मतलब हाइड्रोजन के लिए। तो इसके STP पे जो वैल्यू होती है, STP पे 11.2 लीटर होता है। कैसे, देखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब जो 22.4 लीटर होता है STP पे,
एक हाइड्रोजन्स, अगर एक हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अगर लेते हैं तो उस पर चार्ज कितना होता है, उस पर चार्ज होता है 1, लेकिन अगर हम F2 के फॉर्म में लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2। तो ये आपको याद करना होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो चाहे यहाँ F2 हो, Cl2 हो, Br2 इतने होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, क्योंकि एक F यार, एक F में एक इलेक्ट्रॉन, F2 करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 22.2 से डिवाइड कर दोगे। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी, तो वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी करेंगे तो 11.2 आ जाएगा। ऐसे सेम इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन O2 के लिए STP पर, तो कितना हो जाएगा, इसका होता है 5.6 लीटर। ये आपको याद ही करना होगा। कैसे आया होगा, ये रहा, बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम यानी V निकालना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे STP पे कितना होता है 22.4 लीटर, आपको डिवाइड करना वैलेंसी से। तो देखो एक ऑक्सीजन अगर चेंज होती है, अगर एक ऑक्सीजन लेते हैं तो चेंज होगा O में, तो 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब अगर आप इसको O2 में चेंज करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5.6 लीटर आ जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्या करोगे निकाल के इसको, तीन ही चीज़ यूज होती है, ये यूज होती है पूरे सवाल भर में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक ये, और एक यूज होता है हाइड्रोजन्स, इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम किसके लिए, ऑफ H2 ले लो एट STP पे, तो कितना होगा, इसका भी 11.2 होगा। क्यों, एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 11.2 लीटर। बस ये अगर आप याद रख लेते हैं तो ये आपको हमेशा यूज है, रटना उड़ना कुछ नहीं है, निकालने का तरीका होता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 22.4 डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर, बैलेंसी से, तो अगर हाइड्रोजन में होती वैलेंसी एक के लिए 1 होती, 2 के लिए 2 हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11.2 आएगा। हाइड्रोजन भी वही है, ऑक्सीजन में 4 से डिवाइड करते हैं। तो इस ट्रिक को अप्लाई किया जाए, कहाँ अप्लाई किया जाए, इन क्वेश्चनों को इस्तेमाल करते हैं, इसका भी यूज रहेगा। तो डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम यूज करेंगे, और बच्चों आप भी देखिएगा कितने सिंपल तरीके से निकल जाएगी। एक पॉइंट और लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपसे पूछे 1 फैराडे बराबर क्या, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्स, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आवागाद्रो नंबर के, और आवागाद्रो नंबर बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ये नंबर के बराबर हो जाएंगे। या कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये बराबर कह सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। ये बातें आपको यूज होगी बार बार, जहाँ जहाँ यूज होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आपको एक एक चीज़ को क्वेश्चंस कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी का ले लेता हूँ। बच्चों ये सवाल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल है, और इसका पेज नंबर जो है आपके पास 84 पे है। इसको मैं अपने ट्रिक से लगाता हूँ, जो जो दिया है वो आप ध्यान दीजिए क्या दिया है। देखो क्या दिया है आपके पास, टी दिया है, टी कितना दिया है 10 मिनट है, तो 10 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेकंड हो गया, ठीक है। विथ ये करंट कह रहा है ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 10 मिनट्स विथ ये करंट कितना दिया है I = 1.5 एम्पियर, ये आपका करंट दिया है। कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिट, यानी W पूछ रहा है। तो अगर W पूछ रहा है, अगर आपसे मास W पूछ रहा है तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, W/E IT/96, यानी इसको और इसको उठा के बराबर कर दो, तो दोनों बराबर कर दो। देखो बेटो कुछ नहीं करना है, ये वेट पूछा दोनों बराबर कर दो, तो देखो W/E = हो जाएगा IT/96,500, ये हो गया। जो दिया है वही रख दीजिए, आपसे W पूछा है इसका मतलब ये यहाँ पे W आपको निकालना होगा। E क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब कॉपर होगा। तो जब कॉपर होगा तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर तो कितना होता है 63.5 होती है। इसका हमें E निकालना है, तो E बराबर होता है
मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी या वैलेंस फैक्टर या चार्ज कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63.5, ये हो गया डिवाइड बाई वैलेंसी कितना, जब कॉपर टूटेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा +2, इस पर -2, तो वैलेंसी कितना कॉपर की +2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। आई आपका दिया है, कितना दिया है 1.5, टी दिया है आपका 10 × 60, ये आपको 96,500। एकदम बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये 2 ऊपर जाएगा W के पास तो इसे आप काट सकते हैं, तो ये 2 0 यहाँ से चला गया और 2 यहाँ से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W बराबर हो जाएगा 63.5 × 1.5 × 3 डिवाइड बाई 965। आप इसको डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, कुछ करने नहीं होगा, आप करके देख लो। तो इसका आंसर करीब करीब आ जाता है 0.29 के आसपास, 9 ग्राम पर मोल। अब देखो बच्चों आंसर तो एकदम 100% आएगा। करना क्या होगा आपको, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया होगा उन 2 चीज़ को आप बराबर कर दीजिए, बस ये करना होगा। तो ये जो है आपका हमने ये फार्मूला बनाया कि W/E, इसको उठाएंगे और सवाल में करंट वरंट बोला है, समय बोला है तो इसको बराबर कर देंगे, एग्जैक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में इसको लिखिए, सॉल्व करिए, तीसरे लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। बच्चों ये AIPMT का सवाल है, 2014 में आया था ये, ठीक है, AIPMT का सवाल है। जैसा दे रहा है वैसे आप देखिए क्या कह रहा, वेट ऑफ सिल्वर्स डिस्प्लेस्ड बाई ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेस इतना, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है ऑक्सीजन का 56 ml, 5600 ml दिया है, ये O2 का है, ठीक है। और कह रहा है HTP में, यानी वेट की बात कर रहा है, यानी W सिल्वर की। तो इसका मतलब है हमारे पास फार्मूला वेट वाला ये है, तो हमने क्या किया, वेट अपान इक्विवेलेंट ये ले लिया। वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसका मतलब हम ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वॉल्यूम अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, ये ले लेंगे। तो हमें W निकालना है तो हमने W रोक लिया, E निकालना है सिल्वर का, तो ये रहा सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट यानी Ag का, तो E फॉर Ag कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी, ये फार्मूला होता है। तो आपका EAG का कितना होता है 108, सिल्वर की वैलेंसी कितना होती है 1, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया 108। वॉल्यूम्स हमारा दिया है, कितना दिया है 5600, यानी 5600 ml दिया है। हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम पता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, अभी बताया 5.6 लीटर में है, लेकिन जब ये ml में दिया है तो नीचे वाला भी ml में होना चाहिए, तो इसको ml में चेंज कर लेना, तो 5.6 × 1000 हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ से हटेगा तो 1 0 है, यानी ये भी वही आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ऊपर भी 5600 नीचे भी 5600 कट जाएगा। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 108 ग्राम पर मोल, तो 108 ग्राम में ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एक लाइन में इसका आंसर आता है। हमारे ट्रिक अप्लाई करिए, तुरंत आंसर आए। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम, फिर ग्राम पूछ रहा है, W पूछ रहा है। अब कोबाल्ट विल डिपॉजिटेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर इतना मिनट, यानी कोबाल्ट क्लोराइड का मतलब ClCl2 रहा होगा, तो इसको टूटेगा तो कोबाल्ट कितना होगा, ये मैं आपको लिस्ट पढ़ा चुका था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कोबाल्ट सेकंड है, नहीं वैलेंसी वाला, इस पर -1 है। तो हमारे टिक में था लिख बे सर का नाम अलीमन, तो अलीमन यानी ये जाएगा, तो यानी डिपॉजिट होगा ये, और क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, ये नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, एनोड पे, ये रहा। तो कोबाल्ट यहाँ डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगी। अब इसी पे सवाल है, तो बात कर रहा है वेट वाला, यानी ये बात कह रहा है, तो हमने फार्मूला नोट कर लिया, W/E हमारा ट्रिक है, कह सकते हैं। करंट वरंट की बात कर रहा है तो फिर वही नोट करेंगे, IT/96,500, इसी पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो W आपका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट आप कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट का निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया है, एटॉमिक वेट दिया है कितना 59, डिवाइड बाई वैलेंसी 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 59 डिवाइड बाई 2 इजकल टू I
आई कितना दिया है 10 एम्पियर दिया है, टी कितना दिया है 109 मिनट दिया है, तो 109 गुणे 60 कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 96500। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक जीरो तो कट गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो W इक्वल टू हो जाएगा, एक जीरो और काट दीजिए इसे, तो ये आपका जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 59 इंटू 109 इंटू 3 डिवाइड बाई 965। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको काट के देख लो कितना आता है। तो इसको काट लीजिएगा, तो W इक्वल टू करीब करीब 20 ग्राम इसका आ जाएगा, तो 20 ग्राम पर मोल हो जाएगा, तो ये थर्ड हो जाएगा 20 ग्राम पर मोल। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। एक सवाल मैं और देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर H2SO4 सोडियम सल्फेट है, अगर आप इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो आपको पढ़ाया था कि यहाँ से टूटेगा, तो हमारा ट्रिक था लिख बे सर का नाम, तो नाम आ रहा है यानी ये नहीं जाएगा। तो एनोड और कैथोड है, तो आपको ध्यान देना होगा, ये पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव के पास जाएगा, तो इसके नीचे आप कैथोड लिख लो और इसको नोड। तो यहाँ से पानी टूटेगा, पानी से H निकलेगा और यहाँ पे H2 गैस जाएगा, क्योंकि यही रह जाएगा। और यहाँ सल्फेट है, सल्फेट से O निकलेगा तो O2 गैस निकलेगा, यानी H2 और O2 की कहानी है। तो और देखते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अगर मेटल की बात किया जाए, वेट की बात, तो दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात किया तो वॉल्यूम बराबर कर सकते हैं, तो आप वॉल्यूम बराबर कर लीजिए, वॉल्यूम अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स किसका, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ले लीजिए, और वॉल्यूम्स अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अगर आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लीजिए, यानी आपस में बराबरी कर सकते हैं। वॉल्यूम बराबर W अपान E बराबर कर सकते हैं दो मेटल के लिए, ठीक है। तो आप ये बराबर कर सकते हैं। तो देखिए हम हाइड्रोजन के लिए हैं, तो हमारे पास क्या है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्को सल्फेट इतना लीटर ऑफ H2, तो H2 रिलीज हो रहा है 5.6 लीटर, तो इक्विवेलेंट पे कितना होता है इसका 11.2 लीटर, बता चुका हूँ। ये वॉल्यूम हमको निकालना है, तो V मान लेता हूँ। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन का पता है 5.6 लीटर होता है, ये रहा, तो V निकल जाएगा आपका। तो V इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5.6 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 11.2, तो ये दो बार चला जाएगा, ये दो से इससे काट देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी V इक्वल टू आ जाएगा 2.8 लीटर्स। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, आपस में वॉल्यूम इक्वल कर सकते हैं, आपस में W अपान E बराबर कर सकते हैं। अगर खाली वेट पूछा जाए, वॉल्यूम की बात किया जाए, तो आप बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो है। तो बच्चों ये NCERT इंटेक्स का सवाल है, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, 3.10 का है। कह रहा है इफ़ ये करंट I इक्वल टू बोल रहा है कितना 0.5 एम्पियर, ठीक है, फ्लो थ्रू द मेटलिक वायर ऑफ ये T दिया है कितना 2 हॉर्स, तो 2 घंटा दिया है, तो इसको सेकंड में, तो 2 इंटू 60 मिनट हो गया, इंटू 60 सेकंड हो गया। कह रहा हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, कितना पास होगी। तो यानी आपके पास फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू IT, यही है, इसको चेंज कर लें Ne के बराबर, तो IT यानी N निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा IT अपान E, तो ये रहा। तो I की वैल्यू कितना दिया आपका 0.5, T कितना दिया है 2 इंटू 60 इंटू 60, I वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है। इलेक्ट्रॉन के वैल्यू चार्ज होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका N की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको काटना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8, और भी जा सकता है, ये 4 चला जाएगा, तो ये आएगा 30, ये अभी आप काट देंगे तो जाएगा 30, ये बचेगा 2। अब आपके पास कितना बचा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, और 9 बचे 45, तो ये हो जाएगा आपका। 2 से इसको भी काट सकते हैं आप, 2 से काट दीजिए 15 बचेगा, तो 15 बचेगा, तो आप क्या करेंगे 5 तिहाई 15, तो ये हो गया आपको 150 गुणे 15 डिवाइड बाई 10 के पावर माइनस 19, तो कितना जाएगा 0 हो जाएगा, 15 बचे 75 के 5 7, और 15 करने में 15 15 5 20,
और 2 22, यानी ये हो जाएगा 10 के पावर -19, ये तो हुआ। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.250 इंटू 10 के पावर 3 और हो जाएगा, तो यह 22 हो जाएगी, तो इतना आ जाएगा। तो ये इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है बच्चों, कुछ करना नहीं है, हैं। और आप इसके आगे आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आगे इसको बताते हैं।